हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र में प्राचीन भारत, जिसमें हमारा चैप्टर है चोल चेर पांड्य। आइए हमें आज इसके एमसीक्यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो ये आपका विजयालय था। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय को माना जाता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों के क्या थे? सामंती सरदार थे। तो ये पल्लवों के सामंत कहलाते थे चोल। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया और वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया था। तो चोलों की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये आपका बृहदीश्वर का मंदिर है, जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जिसे हम क्या कहते हैं? राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली में स्थापित है। तो आपका राजराजेश्वर मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी के काश में विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? चोल सम्राट कौन था उस टाइम पे? तो राजराज प्रथम था, उसी ने निर्मित भी करा था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार का तट, होयसल, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो ये है आपका डी ऑप्शन, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में आपका फैला हुआ था। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग जिसमें उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि जो है चोलों के अधिकार में था। चोलों की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ये आपका ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो थी चोल प्रशासन की व्यवस्था थी। तो सबसे पहले आपको अगर पूछा जाए कि ग्रामीण स्वशासन कहाँ से आया, तो चोलों से जो है ग्रामीण स्वशासन की विशेषता आई थी, जो आज हम किसके बारे में जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत, तो देख सकते हैं आप। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वायत्त ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिचालित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? तो ये था आपका ग्रामीण सभाएं या ग्रामीण स्वशासन के लिए संबंधित था। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ये आपके चोलों में था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, कौन था? तो चोल था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपके चोल थे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सारे ब्यौरे जिन शिलालेखों से हैं वे कहाँ हैं? तो वो हैं आपके उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था? पोनवारियम, एरीवारियम, टोट्टवारियम और स्मत्तवारियम। तो ये आपका टोट्टवारियम जो था ये उद्यान प्रशासन का देखता था अपना।
चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देख रेख के लिए एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे हम क्या कहते थे, गठित की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, वारियम कहते हैं। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टुट्ट वारियम कहते हैं, जबकि संवत्सर वारियम को जो है वार्षिक समिति थी ये। एरी वारियम जो थी तालाब समिति थी। पोन जो थी वो स्वर्ण समिति थी। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। सही उत्तर का चयन करना है, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राज्य को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने तंजौर अभिलेख के अनुसार सिंघल श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ को भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य पर आक्रमण किया। कंडलूर के मैदान पर उसे परास्त किया। राजराज प्रथम ने उसके पुत्र राजेंद्र ने दक्षिण पूर्वी एशियाई के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य की चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत भी लिया। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है, किसकी है, तो ये जो है चतुर्भुज है और ये किससे संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है, तो ये आपका नटराज है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन थी, तो ये आपका नटराज की शिव कांस्य की प्रतिमाएं थी, ये बहुत विख्यात थी। चोल काल में नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण करती है, तो चोल कला का उदाहरण है ये। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित हुई है, शिक्षक, विश्राम करते हुए, नृत्य करते हुए, ध्यानमग्न, तो ये आपके शिक्षक के रूप में मिली हुई है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो ये आपके कुलोत्तुंग प्रथम के काल में भेजे गए थे। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका चोल था। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ साथ ही अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल विजय और मालदीव अन्य द्वीपों की विजय की थी। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो इसको हम देखते हैं डिटेल से। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद का उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति जो है चोलों में सर्वाधिक दिखाई देती है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था, तो आपका राजेंद्र प्रथम था। तो बंगाल की खाड़ी के इसी के काल में कहा गया है कि ये चोल झील है। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये राजेंद्र प्रथम है आपका। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो ये आपका राजराज प्रथम है, इसने जो है जल सेना प्रारंभ की थी। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है परांतक द्वितीय था। सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 985 में राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता था। राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की माप भी कराई थी।
चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ये है राजराज प्रथम ने जो है सिंघल के उत्तरी भाग को जीता था। और उसके बाद उसके पूरे भाग को कौन जीता, तो इसका बेटा जो था राजेंद्र प्रथम ने जीता था। चोल राजाओं ने किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो ये आपका राजेंद्र प्रथम है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका पर, जिसे हम सीलोन श्रीलंका का कार्य पूर्ण किया था या जीत लिया था इसे। यद्यपि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार नहीं हुआ था। संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किसने किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो वह आपका कुलोतुंग प्रथम था। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, तो ये बात सही है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण प्रचलित हैं। तो दोनों ही कथन वैसे आपके सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। राजराज प्रथम राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों के ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं विजयों को लेखों में जोड़ने का प्रारंभ किया था। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने भी किया है। भारत के इतिहास के संबंध में शब्द है और विवरण है, देखते हैं कौन सा सही है। तो एरीपत्ति जो है आपके भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, तो ये सही है आपका। तनियूर जो है आपका एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम को तनियूर नहीं कहते थे, उसे अग्रहार कहते थे, तो इस तरह से ये आपका गलत है। घटिका जो है प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे, तो 1 और 3 आपके सही हैं, जबकि दूसरा आपका सही नहीं है। एरीपत्ति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व जो है अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं-8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन बड़े नगरों में अलग कुर्रम या ग्राम संघ गठित कर दिए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुर्रम कहा जाता था। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी नगरम, नाना देशी और मणिग्राम। तो ये आपका सी और डी दोनों ही ले रहा है। श्रेणी एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति थी। नगरम जो है व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची और मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी मणिग्राम, नानादेशी, वैलंग, वलिंजर, इंदगय आदि जो है नामों से होता था इनका। मणिग्रामम नानादेशी दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते थे। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? जो वह तगर था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों के विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे? तो ये आपके चालुक्य हैं। चालुक्य के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए हैं। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी थी।
चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपकी वातापी थी। बीजापुर या कर्नाटक के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम जो है बादामी है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है चालुक्य की राजधानी वातापी थी और इसका संस्थापक आपका पुलकेशिन प्रथम था। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये आपके ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का नाम किसमें मिलता है? तो आपके पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो ये आपका नरसिंहवर्मन प्रथम था। नरसिंहवर्मन प्रथम जो 630 से 68 तक था, पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंहवर्मन प्रथम को लंका के राजकुमार मानव वर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने मान वर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द द्योतक है, किसका है? तो ये आपका काली मिर्च का है। यवनों को यह बहुत प्रिय था, इसलिए इसे काली मिर्च को क्या कहा गया है? यवन प्रिय कहा गया है। तुल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तुल्कापियम ग्रंथ, तुल्कापियम के रचयिता कौन है? तुल्कापियर है। अगस्त जो है इनके ऋषि हैं तुल्कापियर के। संगम साहित्य में तुल्कापियम एक ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलांगो आदिगल जो है शिल्पाधिकारम के लेखक हैं, जिसमें चोल नरेश कारिकल का पौत्र था। इस जो लेखक था इसका वो कौन था? चोल नरेश कारिकल का पौत्र था। शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना। आइए हम डायरेक्ट यहाँ सुमेलित करते हैं। तिरुपुल्लर जो है एक दर्शन है। तुल्कापियम एक व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम आपका प्रेम कथा है। इसमें मणिमेखले जो है वणिक कथा है। मणिमेखले किसकी कथा है? तो कोवलन और माधवी जो नर्तकी थी उससे उत्पन्न कन्या जो थी माधवी, उसके बारे में ये वणिक कथा है। शिल्पाधिकारम में कोवलन और कनग्गी उसकी पत्नी की प्रेम कथा है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद समझा जाता है। उपयुक्त में से संग्रह का क्या नाम है? तो आपका तिरुमुराय नाम है। शैव संतों के लेखन के संग्रह जो है तिरुमुराय को 5वां वेद भी समझा जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6ठी से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंड का संकलन किया गया है। वेदों तथा शैव आगमों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत का दर्शन का आधार है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? तो यह है आपका मदुरै, तोंडी, ताम्रलिप्ति, अरिकमेडु। इसका आंसर है आपका अरिकमेडु जो पुडुचेरी में स्थित है। अरुकमेडी को ही हम क्या कहते हैं? पोडुकू कहते हैं। पेरीप्लस में इसे पोडुकू कहा गया है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो ये अरिकमेडु था जिसे हम पोडुकू कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुकू के नाम से द पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक से ज्ञात होता है? तो यह है आपका अरिकमेडु जो पुडुचेरी के तट पर स्थित है। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, रंगपुर, सतारा, अरिकमेडु। तो आपका अरिकमेडु है। एम्फोरा जार होता था, क्या होता था? तो ये एक लंबा तथा दोनों तरफ हत्थेदार जार होता था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चोल, चेर, पांड्य। तो ये आपका कदम है। कदम का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं किया जाता है। संगम साहित्य में केवल चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और इनका विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपी तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है।
निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ये आपका पल्लव था। बाकी कौन कौन से थे? चोल, चेर और पांड्य थे। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये आपका तमिल भाषा में है। इसको किसने लिखा? तो तिरुवल्लुवर ने लिखा था। इसकी रचना किसने की है? तो तिरुवल्लुवर ने। इसे और क्या कहा जाता है? कुरल को मुप्पाल भी कहा जाता है। तिरुवल्लुवर जो थे वो ब्रह्मा के अवतार भी माने जाते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो ये आपके कुरल को जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है? कम्बन, नयनन, कुट्टन, टिक्कड़ती है आपका कम्बन। कम्बन जो है तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है। 12वीं शताब्दी में कम्बन ने लिखा था। कब लिखा था? 12वीं। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। सही आंसर का चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की ये निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त जो है शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं कौन कैसे सम्मिलित है। तो गुप्त जो थे, गुप्त मंदिर आपका देवगढ़ में है और B3 आपका चंदेल जो है संबंधित है। चंदेल के जो मंदिर थे खजुराहो में थे। चालुक्य के मंदिर जो है आपके बादामी में और पल्लव के जो है आपका पनमले। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये आपका मणिग्रामम था। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर आदि। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को हम क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों या बुतुंग द्वितीय की सहायता से तकोल्लम के युद्ध में चोलों को परास्त किया, तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयु कोंड की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया है? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, मलिक काफूर। तो इसको हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पाण्ड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पाण्ड्य की अधीनता में लगभग 1279 तक शासन करते रहे। उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण भारत की दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पाण्ड्य राजाओं को जीता था। इस तरह से इसका निकटतम जो आंसर था वो डी था आपका। संगम युग उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये आपका कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर तमिलनाडु के क्या है? तिरुचिरापल्ली में आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित है उरैयूर। संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर जो था सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। पाण्ड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये आपकी वेंगी नदी थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित था? कोरकै, पुहार, तोंडी, मुसरी। तो ये है ऑप्शन आपका सी। तीसरा और चौथा तोंडी और मुसरी जो है आपका पश्चिमी तट पर स्थित था, यानी आपका मालाबार तट पे, जो केरल के आसपास का एरिया पड़ेगा।
संगमकालीन साहित्य में कौन को मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये आपके राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो ये मदुरई में हुआ था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये है आपका अगस्त्य ऋषि के बारे में ऐसा विवरण दिया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। डायरेक्ट हम इसका आंसर देख लेते हैं। चालुक्य की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय की विस्तृत इतिहास का ज्ञात होता है हमें। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में घटनाओं पर विचार करना है। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। तो इसके आंसर है आपका सी। सबसे पहले आपका महेंद्र वर्मन आएगा, फिर उसके बाद आएगा गोपाल, फिर उसके बाद आएगा आपका राजा भोज, सबसे लास्ट में आएगा परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर है 69। इसको एक बार आप लोग देख ले सकते हैं कि किसका कार्यकाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? पल्लव जो है कांचीपुर के थे, मतलब कांचीपुर इनकी राजधानी थी। पांड्य की जो थी वो मदुरै राजधानी थी। चेर की जो थी पुडुचेरी नहीं थी, तो ये गलत है आपका। चोल की जो राजधानी थी तंजौर थी। होयसल की जो थी दार समुद्रम या हेलीविड भी इसे कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार का कुछ भाग स्थित था। चेर राज्य की राजधानी जो थी वांची या वांची थी और सभी की सुमेलित है। पल्लव शासकों का नाम और उनके राज्यकाल को दृष्टिगत करते हुए व्यवस्थित करना है हमें कि कौन सबसे पहले था। तो इसका आंसर है आपका ए। सबसे पहले आपका महेंद्र वर्मन प्रथम आएगा, फिर आएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद आएगा परमेश्वरन वर्मन प्रथम, सबसे लास्ट में आएगा नंदी वर्मन। तो यहाँ से आप इनका कार्यकाल देख सकते हैं। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है? तो यह है आपका मातवालीन ने। मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो यह है आपका चालुक्य। चालुक्य जो है उत्तर भारत में शासन नहीं किया, जबकि गुप्त, राजपूत और मौर्य ये सभी उत्तर भारत पे शासन करने वाले थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो ये हम के चालुक्य राजा कुमारपाल ने। चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये बनवासी थी। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश या कदम की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम राज्य को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। तंजौर जो है चोलों की राजधानी थी। कांची जो है पल्लवों की और बादामी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राजवंश में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लूर। तो यह है आपका मोटुपल्ली। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य गणपति राजाओं द्वारा मोटुपल्ली शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि का आयात निर्यात किया जाता था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो ये आपका पांड्य था।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम और तृतीय संगम यहीं आयोजित हुए थे, जिसकी अध्यक्षता आचार्य अगस्त्य और नक्कीरर ने की थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। सोचिए फर्स्ट को सोचिए, सेकंड से मिलाना है, देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो मदुरई बालाजी विश्वनाथ जी से कहते हैं। और वेंकटेश्वर मंदिर आपका तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाल मंदिर जो है आपका उज्जैन में, और बेल्लूर जो है आपका हावड़ा में पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये आपके गोपुरम कहलाते थे। दक्षिण के मंदिरों का आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु प्रांगण के चारों ओर उनके प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ये भव्य और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम थे। इस तरह से हमारा एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हमारा नया चैप्टर है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।